अस्सलाम वालेकुम। कनेक्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद। 11 अप्रैल सन 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली दफा कदम रखा है, और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था लोगों को चांद पर भेजने का। पिछले 2 मिशन की सक्सेस को देखकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट बड़े कॉन्फिडेंस थे अपने मिशन को लेकर और अपने ख्वाब को लेकर। इनका ख्वाब था चांद पर कदम रखने का, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये ख्वाब कभी भी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल सन 1970 जब इनका इसके स्पेसक्राफ्ट जमीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड में बहुत तेज तेज सारे अलार्म बजने लगते हैं। पता ये चलता है कि इनका जो स्पेसक्राफ्ट का जो ऑक्सीजन टैंक था वो पूरी तरीके से फट चुका है, और दूसरा ऑक्सीजन टैंक जो है वो लीक हो गया और उसमें से काफी स्पीड से जो है हवा निकल रही है। जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल को ये यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गया है जिसकी वजह से ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या एस्ट्रोनॉट्स को मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से नजर आ रहा था कि हवा मुसलसल लीक हो रही है। इस धमाके की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अपने जो रास्ता था चांद पर जाने का उससे ये बहुत भटक गया था, बहुत दूर जा रहा था। इसका रुख किसी और तरफ हो जाता है। हर सेकंड ये जमीन से किलोमीटर दूर होता चला गया। कुछ ही सेकंड्स में अपोलो 13 में बैठे ये एस्ट्रोनॉट जमीन से इतनी दूर चले जाते हैं कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई एस्ट्रोनॉट जमीन से इतना दूर नहीं जा पाया था। चांद पर पहुंचना तो छोड़ो, अभी ये सवाल पैदा हो गया कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट जमीन पर सही सलामत जिंदा वापस आ भी सकते हैं कि नहीं। यह दिल दहला देने वाला वाकया मिशन अपोलो 13 का। Carbon dioxide levels in the lunar module are rising. Main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. साल 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने ये वादा किया था कि वो 1970 से पहले इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे। इस वादे को कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और रशिया के बीच में एक रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस कि कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है या कौन सबसे पहले चांद पर कदम रखेगा। सन 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 ये दोनों मिशन जो हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। एस्ट्रोनॉट ना सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि सेफली जो है महफूज तरीके से वापस जमीन पर भी आ जाते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है। वो ये कि जो लोगों का अब इंटरेस्ट था चांद पर कदम रखने का और इसमें इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत तेजी से अब नीचे आ जाता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लोग पहली दफा बहुत एक्साइटेड थे कि चांद पर कोई जाए और कदम रखे, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। इसी रीजन की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो नासा का जो बजट है कम कर देती है। कई फ्यूचर मिशन नासा ने जो आने वाले सालों में प्लान किए थे, जैसे कि अपोलो 20, वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए अपोलो 13 का मिशन जो है वो बड़े क्रूशियल टाइम पर आता है। नासा को ये बात प्रूफ करनी थी कि स्पेस में पैसे खर्च करना अभी भी फायदेमंद है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था ना सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद के एनवायरनमेंट में काम करने की। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसे पिछले मिशन के स्पेसक्राफ्ट का था। मेनली 4 मेन कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में थे जो कि स्पेसक्राफ्ट का एक मेन हिस्सा है, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट का काफी छोटा सा हिस्सा होता है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ ये एक त्रिकोण शेप है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका डायमीटर 13 फीट का है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्मॉल इंजन्स सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन थे जैसे कि फ्यूल सेल, ऑक्सीजन टैंक, हाइड्रोजन टैंक, हाइजीन एंटीना और वाटर ड्रेन। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बोला जाता है या CSM इन शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। पूरे मिशन के दौरान ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं जब तक एस्ट्रोनॉट जमीन पर वापस नहीं आ जाते, और जमीन पर वापस री एंट्री पर ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तीसरा हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल होता है जिसे असल में चांद पर उतरकर जाना होता है। जब काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉड्यूल से जुड़ जाना। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम, जो मिशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसका काम सिर्फ लॉन्च के वक्त अगर कोई हादसा हो जाए तो वो एस्ट्रोनॉट को बचाना होता है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को ये सेफली इजेक्ट कर देता है, उस जगह से दूर ले जाता है।
जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की आगे कोई जरूरत नहीं होती। 11 अप्रैल सन 1970 को अपोलो 13 की लॉन्च बड़ी सक्सेसफुली होती है, तो इस LES सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट, कमांडर जिम लवेल, दूसरे ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेस, तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर। इत्तेफाक की बात है कि ओरिजिनल प्लान के तहत इन तीनों में से किसी को भी चूज नहीं किया गया था। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट थे इस अपोलो 13 मिशन के लिए, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी वजह से इन 3 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू टेक ऑफ करता है जमीन से। इस रॉकेट को लॉन्च होता देखने के लिए तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग आए थे। ये बहुत छोटा नंबर था अगर पिछले साल के अपोलो 11 मिशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो। उस वक्त अपोलो 11 के लिए 7 मिलियन लोग आए थे उसे लॉन्च होता देखने के लिए। नासा को एक दफा फिर इस चीज का एहसास होता है कि आवाम का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो चुका है। अगर मिशन की बात करी जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो बहुत ही आराम से और बहुत स्मूथली अपने मिशन की तरफ रवाना हो जाता है। अब तकरीबन 3 दिन लगेंगे इसको चांद के सरफेस पर पहुंचने में। चांद पे मौजूद एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है, न सिर्फ चांद के बारे में बल्कि जमीन के बारे में भी। उड़ान के पहले 2 दिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर ये रियलाइज करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। वो जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल रूम से पूछते हैं क्या उन्हें इसकी एक्सटेंशन मिल सकती है कि वो मतलब बाद में आके अपना टैक्स क्लियर कर सकें। वहाँ हंसते हंसते ये जवाब मिलता है कि हाँ आपको 60 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। Have you guys completed your income tax? Yeah, Joe, I gotta. Hey, it's too funny. Things kind of happen real fast down there, and I do need an extension. I didn't get mine filed. I really. इस कन्वर्सेशन के माहौल में ऐसा लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है। पहले 2 दिन किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई अपोलो 13 को। मिशन के 46 घंटे 43 मिनट बाद कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं स्पेसक्राफ्ट बहुत अच्छी शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चीजें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग बोर हो रहे थे। अब मिशन का तीसरा दिन आता है 13 अप्रैल, जहाँ क्रू को ये बताया जाता है कि हमें ल्यूनर मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और इसके अलावा उन्हें एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करना है जहाँ वो कैमरे के जरिए कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को दुनिया को दिखाएंगे बराह रास्त। अब आवाम में इंटरेस्ट इतना कम हो चुका था कि इनके ब्रॉडकास्ट करने के बावजूद भी किसी टेलीविजन नेटवर्क ने, किसी चैनल ने इनके ब्रॉडकास्ट को नहीं दिखाया। कमांडर लेवल की वाइफ जो है वो इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए वो मिशन कंट्रोल रूम के कमरे में गई। टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म होने के तकरीबन 6 मिनट के बाद जमीन पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर एस्ट्रोनॉट स्विगर को कहते हैं कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को एक दफा जाके चेक कर लें। ये सिर्फ एक रूटीन चेक था और जैसे ही वो जाकर इसे चेक करते हैं अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सारी वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, स्पेसक्राफ्ट में बैठे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है। कमांडर लेवल मिशन कंट्रोल को कांटेक्ट करके कहते हैं ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। पता चलता है कि ऑक्सीजन का एक टैंक धमाके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरे टैंक में ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जमीन पर बैठे कंट्रोल रूम को ऐसा लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट गलत दिखा रहे हैं, कोई डेटा में खराबी होगी। फिर कुछ ही सेकंड बाद कंट्रोल रूम को पता चलता है कि अब इमरजेंसी इकदाम लेने पड़ेंगे और कुछ भी करके इन तीनों एस्ट्रोनॉट को बचाना होगा। जो टीवी चैनल इस मिशन को बोरिंग बताकर खबरों में नहीं बता रहे थे, अब अचानक से ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन टैंक स्फेरिकल शेप के थे। इनमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इनके सेंटर में एक हीटर लगा हुआ था जिससे इस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करा जाता था। अपोलो 13 के सर्विस मॉड्यूल में ऐसे 2 टैंक्स लगे हुए थे। ये जो टैंक 2 था इसे पहले किसी और मिशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कमांड मॉड्यूल में लगाते हैं तो इसमें कुछ हल्की सी खराबी आ जाती है, ये जमीन पर गिर जाता है। इसे निकालकर इसमें हल्की सी रिपेयरिंग करके इसे ओरिजिनली अपोलो 10 में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन वहां से मॉडिफिकेशन के लिए इसे हटा दिया गया था और एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था इसको लेकर के। इसके अंदर की जो ट्यूब थी वो डैमेज हो गई थी और इंस्पेक्शन के वक्त किसी ने उसे देखा ही नहीं था। इसकी टेस्टिंग करते वक्त लोगों ने नोटिस किया था कि ये टैंक पूरा खाली नहीं होता कभी भी, तो बची कुछ ऑक्सीजन को पूरा खत्म करने के लिए यहाँ पे हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसे पूरा बॉयल ऑफ कर दिया जाए। बाद में हमें पता चलता है यहाँ अंदर लगाया हुआ जो थर्मामीटर था वो मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा सकता था, लेकिन जब इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन को हीट करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता था तो टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता था।
ये एक्सट्रीम हीटिंग किसी ने नोटिस ही नहीं करी थी, क्योंकि थर्मामीटर में दिखती ही नहीं थी। इसी एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से इस टैंक के अंदर लगी हुई जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थी उनकी इंसुलेशन डैमेज हो गई थी। मिशन के शुरू होने से पहले नासा के मैनेजर और इंजीनियर्स ने इस टैंक की जांच पड़ताल करके इसे अप्रूव कर दिया था, लेकिन वो इस अंदर के डैमेज को देख नहीं पाए थे। और इसी वजह से जो तीसरे दिन इस ऑक्सीजन टैंक का रूटीन चेक होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक वायर में एक स्पार्क होता है, जिसकी वजह से टैंक फट जाता है। खुशकिस्मती से ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर की तरफ लगा हुआ था। अगर ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगा होता और वहां फटता तो उसी वक्त ये सारे एस्ट्रोनॉट मारे जाते और सर्विस मॉड्यूल में सिर्फ एक 13 फीट का पैनल जो है वो डैमेज हुआ। इसके अलावा और क्या कुछ डैमेज हुआ था इस स्पेसक्राफ्ट में, इसके बारे में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ मालूम नहीं था। अब सब लोगों को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, जमीन पर वापस लौटने का कौन सा रास्ता लिया जाए। सबसे जो पहला तरीका जहन में आया कि इस स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। मेन इंजन जहाँ लोकेटेड था वो जगह काफी करीब थी जहाँ CSM मॉड्यूल में धमाका हुआ था। अब ये बात कोई नहीं जानता था कि इंजन पर डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। और जमीन पर वापस लौटने का दूसरा तरीका ये था कि चांद की तरफ जाया जाए और फिर वहां से सर्कल कर यू टर्न लेकर फिर वापस जमीन की तरफ आया जाए। इसमें फिर होता ये कि इंजन को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पेस एक समंदर की तरह होता है, इसमें चीजें खुद ही तैरती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन का टाइम लगता इस प्लान को अमल करने के लिए। अब ये पता ही नहीं था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना पानी और इतना ऑक्सीजन बचा है कि इतने दिन यहाँ स्टे कर सकें। नासा के जो फ्लाइट डायरेक्टर थे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं कि वापसी का रास्ता जो है वो अब लंबा यू टर्न करके लिया जाएगा, चांद से अराउंड घुमाते हुए। एस्ट्रोनॉट्स को अब कमांड दी जाती है कि फौरन इमीडिएटली CSM मॉड्यूल को शट डाउन कर दिया जाए और वापस लौटते हुए वो ल्यूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये डिसीजन काफी सेफ ऑप्शन था, लेकिन इसमें भी काफी मसाइल थे। ल्यूनर मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसमें 2 एस्ट्रोनॉट बैठ पाए सिर्फ 20 घंटे के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसका ओरिजिनल पर्पस ये था कि मिशन कंप्लीट होने के बाद वापस ऊपर जाते हुए स्पेसक्राफ्ट से अटैच हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3 लोग बैठेंगे इस ल्यूनर मॉड्यूल में 4 से 5 दिन तक। ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन को इस तरीके से भी डिजाइन नहीं किया गया था कि उन्हें बार बार फायर किया जा सके। ये भी कई मायनों में बहुत ही रिस्की चीज करी जा रही थी। अपनी सप्लाईज और एनर्जी बचाए रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाए, इंक्लूडिंग जो हीटर्स लगाए गए हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर बिजली बचाना बहुत जरूरी है। इस प्लान के तहत एस्ट्रोनॉट ल्यूनर मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पहली बार ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन को फायर किया जाता है। जब इंजन को ऑन किया जाता है तो इसे बर्न कहा जाता है। तो ये पहला बर्न करते हैं अपने नए रास्ते पर आने के लिए। इस बर्न की मदद से ये चांद के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, द फार साइड ऑफ द मून। ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जमीन से इतनी दूर जाने वाले। और ये रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। अपने फर्दर्स पॉइंट पर ये जमीन से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। अभी अगर इसी रास्ते पर बने रहे तो ये जमीन पर पहुंच जाएंगे 153 आवर्स आफ्टर लॉन्च। लेकिन ये काफी रिस्की था, क्योंकि जो खाना और पानी, जो ऑक्सीजन मौजूद है इस स्पेसक्राफ्ट में, अगर ये इतना टाइम गुजारते हैं तो सिर्फ 1 घंटे का ही बाकी रह जाएगा वापस पहुंचने तक। नासा की टीम का मानना यह था कि ये मार्जिन बहुत कम है, इसलिए एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन को दूसरी दफा बर्न किया जाए। मिशन कंट्रोल में बैठे इंजीनियर्स ने काफी कैलकुलेशन करी थी इस चीज को पता लगाने के लिए कि दूसरा बर्न ये स्पेसक्राफ्ट झेल पाएगा कि नहीं। ये कैलकुलेशन सही प्रूव हो जाती है जब दूसरा बर्न किया जाता है। इस दूसरे बर्न की वजह से 153 आवर्स का फ्लाइट टाइम जो है वो कम होकर 143 आवर्स पर आ जाता है। अब ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को 11 घंटे का मार्जिन ऑफ सर्वाइवल मिल जाएगा। इससे पहले के एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स होकर बैठ पाते, एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बहुत सारी जमा हो जाती, इसे कहाँ वेस्ट किया जाता। इसके लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करे और लिथियम कार्बोनेट बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि ल्यूनर मॉड्यूल में जो कैनिस्टर रखे थे लिथियम हाइड्रोक्साइड के, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बने थे और सिर्फ 2 दिन के सर्वाइव के लिए बने थे। लेकिन यहाँ पर 3 लोग मौजूद थे जो कि 4 दिन तक सर्वाइव करना चाह रहे थे। अच्छी चीज यहाँ पर यह थी कि कमांड मॉड्यूल में भी कुछ कैनिस्टर रखे हुए थे
लेकिन जो उनका फिल्टर था वो स्क्वायर था और यहाँ ल्यूनर मॉड्यूल वाले सर्कुलर शेप के थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त था। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करके बताते हैं कि उनके आसपास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, कुछ सूट के होजेस, कुछ डक्ट टेप। अब कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। अब कुछ ही घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट करके वो एक कॉन्सेप्शन बनाते हैं जिससे ये सब काम कर सकें। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक नया डिवाइस बनाया जाता है वहाँ मौजूद चीजों से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वापस नीचे गिरता है। कमांडर लेवल अपनी किताब लोस्ट मून में बताते हैं, द कॉन्सेप्शन वाज़न्ट वेरी हैंडसम बट इट वर्क। जो चीज इन्होंने बनाई थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दिन में एक आदमी 200 मिलीलीटर से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर इन्हें यूरिनेट करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इनकी पेशाब की क्वांटिटी इनकी स्पेसशिप की डायरेक्शन बदल सकती थी। इसलिए ये काफी कम मिकदार में पानी पीकर सरवाइव करते रहते हैं। ये 3 एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में बैठे बैठे 14 किलो वेट लूज कर देते हैं अपना। एस्ट्रोनॉट फ्रेड को तो एक यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। 4 दिन बाद जब स्पेसक्राफ्ट वापस जमीन की तरफ पहुंच रहा होता है, एस्ट्रोनॉट रियलाइज करते हैं कि एक और बर्न करने की जरूरत पड़ेगी। इनकी कैलकुलेशन में इन्होंने लैंडर पर मौजूद कूलिंग वेपर को अकाउंट में नहीं लिया था। इसकी वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट जो है वो रास्ते से भटक रहा था। कमांडर लेवल एक और बर्न करते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट जो है वो वापस अपने ट्रैक पर आता है। अब शुक्र है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है तीसरे बर्न को भी सह जाता है, जबकि इस ल्यूनर मॉड्यूल को सिर्फ और सिर्फ एक दफा बर्न करने के लिए बनाया गया था ताकि वो चांद से वापस ऊपर जाकर अपने कमांड मॉड्यूल से जुड़ सके। अब पूरी दुनिया की आंखें जो हैं इस स्पेसक्राफ्ट पर लगी हुई थी। स्पेसक्राफ्ट बहुत ही महफूज तरीके से अर्थ पर वापस आ जाए और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बच सके किसी भी तरीके से। एस्ट्रोनॉट्स के दोस्त, फैमिली मेंबर सब के सब जो है वो टीवी पर नजर जमाए बैठे हुए थे। अब सबसे बड़ा जो सवाल वो ये था कि ये जो टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट जब जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा और जो हीट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या ये इसे झेल पाएगा? क्या अंदर बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे? अब इस चीज से बचने के लिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस कमांड मॉड्यूल में लौट जाना था, क्योंकि इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमांड मॉड्यूल को ऐसा बनाया गया था। जैसे ही ये कमांड मॉड्यूल अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करता है, एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि जब आप जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होते हैं तो हवाओं की वजह से रेडियो वेव्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आमतौर पर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये जो कॉन्टेक्ट टूटा है ये सिर्फ 3 मिनट के लिए टूटेगा। अब 3 मिनट पूरे हो जाते हैं और जमीन पर बैठे कंट्रोल रूम को स्पेसक्राफ्ट से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। 10 सेकंड गुजर जाते हैं, 30 सेकंड गुजर जाते हैं, 60 सेकंड। अब 4 मिनट पूरे हो चुके हैं और कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट जमीन के ऑर्बिट में एंटर होते हुए जल चुके हैं? सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सब स्क्रीन पर नजर जमाए देख रहे होते हैं। क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट अब मर चुके हैं? अब 4 मिनट 27 सेकंड के बाद फाइनली दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन ऑन होती है। टीवी पर बैठे लोगों की जान में जान आती है। तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा बच चुके हैं। अब कमांड मॉड्यूल पे पैराशूट ऑन होता है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स पैसिफिक ओशन में जाके गिर जाते हैं। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। हालांकि ये मिशन फेल रहा, इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से किसी ने भी चांद पर नहीं कदम रखा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 का ये मिशन तारीख के पन्नों में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। यह दिल दहला देने वाला वाकया मिशन अपोलो 13 का। हमारी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।